फरवरी 1963। इंडो चाइना युद्ध को थमे हुए 3 महीने बीत चुके थे। इस महायुद्ध में भारत को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था और देश अपने जख्मों को भरने की कोशिश में था। लेकिन बर्फ की चादर से ढकी लद्दाख की ऊंची पहाड़ियां एक ऐसी वीरगाथा को अपने अंदर समेटे हुई थी जो हर भारतीय की आंखों में गर्व के आंसू लाने वाली थी। इसी बीच एक लद्दाखी गरीडिया भटकता हुआ चुशूल के रेजांग ला जा पहुंचा। वो अपने घर पहुंचने का रास्ता ढूंढ ही रहा था, तभी उसकी निगाह पड़ी वहां मौजूद एक बंकर पर, जिसके पास दर्जनों बुलेट शेल्स पड़े हुए थे। उसे कुछ अजीब लगा तो वो डरते हुए बंकर के पास गया और उसने जो दृश्य देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चारों तरफ भारतीय सैनिकों की लाशें ही लाशें पड़ी थीं। कुछ सैनिकों के शरीर गोलियों से छलनी हो चुके थे तो कुछ की आंतें बाहर निकल आई थीं। लेकिन उनकी उंगलियां अब भी राइफल के ट्रिगर या ग्रेनेड की पिन पर टिकी थीं। यानी वो सभी अपनी आखिरी सांस तक लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। ये दृश्य देखकर गरीडिया घबरा गया और भागते हुए नीचे आकर भारतीय सेना की एक चौकी पर इसकी सूचना दी। जब सैनिक उस पोस्ट पर पहुंचे तो उनके रोंगटे भी खड़े हो गए, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि जिन 13 कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों को उनके गांव में भगोड़ा करार दे दिया गया था, जिन्हें कायर और देशद्रोही कहा जा रहा था या फिर चीन के युद्धबंदी, वे असल में ऐसे वीर थे जिन्होंने खुद से 10 गुना बड़ी चीनी सेना को घुटनों पर ला दिया था और पीछे भागने पर मजबूर कर दिया था। ये कहानी है मेजर शैतान सिंह और उनकी 13 कुमाऊं रेजिमेंट की उस शौर्य गाथा की, जिसका सच सामने आते ही पूरे देश की आंखें इनके बलिदान के सामने झुक गईं। ये कहानी है बैटल ऑफ रेजांग ला की, जहां भारतीय सैनिकों ने अपनी आखिरी गोली तक चीन के सैनिकों से लड़ाई लड़ी। जब घायल हुए तो अपने पैरों से मशीन गन्स चलाईं और 1300 दुश्मनों को ढेर करके खुद भी शहीद हो गए। लेकिन भारत माता का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। मगर वीडियो शुरू करने से पहले इन वीरों के सम्मान में वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, भारत और चीन के बीच जम्मू कश्मीर के आक्साई चीन और उत्तर पूर्व के नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी को लेकर लंबे समय से तनाव बना हुआ था। सालों से चला ये विवाद एक भयंकर महायुद्ध में तब बदला जब चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को अचानक भारत पर एक बड़ा हमला कर दिया। दरअसल भारत का एटोनोव AN-12 नाम का ट्रांसपोर्ट करियर विमान लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी बेस में सप्लाई पहुंचाने जा रहा था। इस दौरान चीनी मशीन गनों ने उस पर 19 बार फायर किया। युद्ध शुरू हो चुका था। 20 अक्टूबर को हमले की शुरुआत में ही चीन ने दौलत बेग ओल्डी और पेगोंग झील के उत्तर की पोस्ट पर कब्जा कर लिया। लेकिन असली मसला लद्दाख के दक्षिणी छोर पर स्थित चुशूल सेक्टर था, जो भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट थी, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर चीन की अनाधिकारिक सीमा रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। चुशूल में भारतीय सेना की एक एयर स्ट्रिप थी, जो सरहद पर युद्ध लड़ रहे भारतीय सैनिकों को सप्लाई पहुंचाने के लिए काफी अहम थी, जिसकी सुरक्षा के लिए रेजांग ला सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया आर्मी पोस्ट थी, जो 17,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद होने के साथ चीनी सरहद के बेहद करीब था। अगर चीनी सैनिक रेजांग ला पर कब्जा कर लेते तो न सिर्फ चुशूल की एयर स्ट्रिप बल्कि उस पूरे इलाके पर उनका कब्जा हो जाता और यहाँ से वो लेह लद्दाख के बाकी हिस्सों की तरफ बढ़कर उत्तर भारत का बड़ा हिस्सा हथिया लेते। ये बात चीन और भारत दोनों जानते थे। ऐसे में रेजांग ला पॉइंट को सुरक्षित करने के लिए भारतीय सेना ने 24 अक्टूबर 1962 के दिन मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी नाम की एक टुकड़ी को चुशूल एयर स्ट्रिप की रक्षा के लिए रेजांग ला भेजा। 13 कुमाऊं रेजिमेंट की इस टुकड़ी में ज्यादातर जवान हरियाणा और राजस्थान के गांवों से आए हुए थे। खेतों में पसीना बहाने वाले ये सिपाही, जिन्होंने अपने जीवन में कभी बर्फ गिरते हुए नहीं देखी थी, उन्हें सिर्फ 2 दिन के अंदर जम्मू कश्मीर के बारामूला से उठाकर लद्दाख के चुशूल सेक्टर में पहुंचा दिया गया। इतनी कम समय अवधि में ना तो उन्हें ऊंचाई की आदत डलवाने का मौका मिला और ना ही उस जानलेवा ठंड में ढलने का।
चुशूल में वैसे ही कड़ाके की ठंड पड़ती थी, ऊपर से नवंबर का महीना। लेकिन हालात ये थी कि इन जवानों के पास न ढंग की सर्दी वाले कपड़े थे, न ही बर्फ में चलने लायक जूते। पहनने के लिए उन्हें बस जर्सियां, सूती पतलूने, हल्के कोट दिए गए थे जो लद्दाख की बर्फीली हवाओं के सामने कागज की तरह साबित हो रहे थे। इस पूरी टुकड़ी की कमान संभाल रहे थे मेजर शैतान सिंह भाटी, एक शांत, अनुशासित लेकिन अंदर से फौलाद जैसे मजबूत अफसर। उन्होंने अपने जवानों को रेजांग ला की पहाड़ी के सामने की ढलान पर तैनात कर दिया ताकि दुश्मन की हर चाल पर नजर रखी जा सके। इसी बीच 14 नवंबर 1962 को मेजर शैतान सिंह को एक संदेश मिला जिसमें संकेत दिया गया था कि अगर हालत बिगड़े तो चुशूल की पोस्ट खाली की जा सकती है। लेकिन जब ये बात 13 कुमाऊं जवानों तक पहुंची तो उन 123 में से किसी एक ने भी पीछे हटने की हामी नहीं भरी। उन्हें अच्छे से पता था कि रेजांग ला छोड़ने का मतलब सिर्फ एक पोस्ट गंवाना नहीं बल्कि चीन को चुशूल का एयर स्ट्रिप सौंप देना था। और वो जानते थे कि ऐसा हुआ तो लद्दाख का दरवाजा हमेशा के लिए खुल जाएगा। इसलिए उन्होंने एक ही फैसला किया, पीछे हटना नहीं, चाहे शहादत ही क्यों ना लिखी हो। उधर हालात और बिगड़ते जा रहे थे। एस्पेंगगुर गैप के पास स्थित गुरुंग हील पर चीन का कब्जा हो चुका था। अब अगला निशाना साफ था, रेजांग ला। चीनी सेना पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही थी। उन्हें ऊंचाई और ठंड में लड़ने की आदत थी। उनके पास आधुनिक हथियार थे, भारी मशीन गन थी और भरपूर गोला बारूद भी। दूसरी तरफ 13 कुमाऊं रेजिमेंट के पास सिर्फ 300 से 400 राइफल्स और करीब 1000 हथगोले थे। उनकी राइफलें ऐसी थीं जो एक बार में सिर्फ एक ही गोली फायर करती थीं, जिसके बाद उन्हें फिर से लोड करना पड़ता था। यानी ऐसी बंदूकें जिन्हें दूसरे विश्व युद्ध के बाद कई देश बेकार घोषित कर चुके। लेकिन नए आजाद हुए भारत के पास फिलहाल यही हथियार थे। चार्ली कंपनी के एक सैनिक के शरीर ठंड से जवाब देने लगे थे, लेकिन वो डटे रहे। और फिर आया 18 नवंबर 1962 रविवार का दिन। उस सुबह रेजांग ला में ठंड रोज से कहीं ज्यादा थी। बर्फ गिर रही थी, हवाएं चाकू की तरह चुभ रही थीं और 17,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद 123 भारतीय सैनिक जानते थे कि आज का दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन भी हो सकता है। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी भनक जम्मू में बैठी सेना से लेकर दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री पंडित नेहरू तक किसी को नहीं थी। 18 नवंबर 1962 तड़के सुबह 3:30 बजे रेजांग ला की पहाड़ियों पर घना अंधेरा पसरा हुआ था। बर्फ लगातार गिर रही थी और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। तभी अचानक उस खामोशी को चीरती हुई मशीन गन की एक लंबी ब्रस्ट गूंज उठी और पूरा पहाड़ी इलाका गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। कुछ ही सेकंड्स में खबर आई कि 8 प्लाटून के सामने से फायर चालू है। मोर्चे पर तैनात जवान तुरंत अलर्ट हो गए। कुछ ही पलों बाद सूचना मिली कि 8 से 10 चीनी सैनिक दबे पांव आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही वो भारतीय जवानों की फायरिंग रेंज में आए, 13 कुमाऊं के सिपाहियों ने बिना एक पल गवाए गोलियां बरसा दी। देखते ही देखते 4-5 चीनी सैनिक वहीं ढेर हो गए और जो बचे थे वो घबरा कर पीछे की तरफ भाग खड़े हुए। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, असली हमला अभी बाकी था। कुछ ही देर बाद मेजर शैतान सिंह को दूसरी रिपोर्ट मिली। 7 प्लाटून के सामने से चीन के करीब 400 सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 8 प्लाटून की दिशा से लगभग 800 सैनिक मूवमेंट कर रहे हैं। यानी दुश्मन अब छोटे दस्ते में नहीं बल्कि पूरी ताकत के साथ हमला करने आ रहा था। इस हालत में मेजर शैतान सिंह ने अपने जवानों को साफ आदेश दिया कि जैसे ही दुश्मन फायरिंग रेंज में आए बिना झिझक हमला कर देना। मेजर की इस स्ट्रेटजी से जवानों ने गोलियां बरसाना जैसे ही शुरू किया तो चीनी टुकड़ियां इस अचानक हमले से हिल गईं। उस लड़ाई में जिंदा बच निकलने वाले आर्टिलरी कैप्टन सूबेदार रामचंद्र यादव बताते हैं कि चीनियों ने गोले फेंकना शुरू किए। उनका पहला गोला हमारे बंकर पर आकर गिरा। मेजर शैतान सिंह ने फौरन फायरिंग रुकवा दी। फिर उन्होंने 3 इंच मोटार चलाने वाले को कोड वर्ड में ऑर्डर दिया, टारगेट तोता, और सैनिकों ने गोले बरसा दिए। हमारे मोटार के गोले से चीनी घबरा गए और यह हमला भी नाकाम हो गया। लेकिन मेजर शैतान सिंह जानते थे चीनी रुकने वाले नहीं हैं। इसलिए उन्होंने अपनी चार्ली कंपनी को बुलाकर चिल्लाते हुए कहा, जवानों, जिस घड़ी का हमें इंतजार था वो आ पहुंची है। उधर मोर्चे में हरिराम की आवाज आई, आप चिंता मत करिए साहब, हम सब तैयार हैं, हमने मोर्चा संभाल लिया है। इतने में सुबह 4:30 बजे चीनियों ने रेजांग ला पर अगला हमला कर दिया। इस बार हमला किसी एक पोस्ट पर नहीं बल्कि एक साथ सभी चौकियों पर किया गया।
कुछ ही मिनटों में रेजांग ला गोलियों, धमाकों और चीखों से गूंज उठा। केवल 15 मिनट के अंदर हालात ऐसे बन गए कि हर पोस्ट पर तबाही का मंजर था। बंकर उजड़ चुके थे, तंबुओं में आग लग चुकी थी और बर्फ के बीच हर तरफ धुआं और बारूद की गंध फैल गई। इस बीच रीज की तरफ से एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। हथियारों से लदे यौक और घोड़े आगे बढ़ते नजर आए और कुछ पल के लिए मोर्चे पर मौजूद जवानों के चेहरे खिल उठे। उन्हें लगा कि शायद उनकी ही कोई यूनिट मदद के लिए पहुंच गई है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। जब दूरबीन लगाकर ध्यान से देखा गया तो सच्चाई सामने आई। ये भी चीनी सैनिक थे और यहीं से शुरू हुआ चीन का तीसरा और सबसे खतरनाक हमला। चारों तरफ से घिरे भारतीय जवानों पर दुश्मन टूट पड़ा। एक एक करके सैनिक शहीद होने लगे। हालात ऐसे थे कि बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। इसी बीच एक शेल का टुकड़ा आकर उनकी बाह में लगा। खून बहने लगा, लेकिन उन्होंने तुरंत पट्टी करवाई और फिर मोर्चे पर खड़े हो गए। थोड़ी ही देर रीज पर खड़े मेजर शैतान सिंह के पेट पर एक दूसरा पूरा ब्रश आकर लगा। गोली की बौछार से वो जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही देर बाद उन्हें होश आया और उस हालात में भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे जमीन पर पड़े पड़े अपने पैरों से मशीन गन चलाकर दुश्मनों पर गोलियां बरसाने लगे। इस मुश्किल घड़ी में सूबेदार रामचंद्र यादव मेजर शैतान सिंह के साथ डटे रहे। वे उन गिने चुने लोगों में से थे जिन्होंने उन्हें इस हालत में जिंदा देखा था। बाद में वो उस पल को याद करते हुए कहते हैं कि मेजर साहब ने मुझसे कहा, रामचंद्र, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी बेल्ट खोल दो। मैंने उनकी कमीज में हाथ डाला। उनकी सारी आंतें बाहर आ गई थीं। मैंने बेल्ट नहीं खोली, क्योंकि अगर ऐसा करता तो सब कुछ बाहर आ जाता। बाद में सूबेदार रामचंद्र यादव एक इंटरव्यू में बताते हैं कि टूटती सांसों के बीच मेजर शैतान सिंह ने धीमी आवाज में मुझसे कहा था, रामचंद्र, मेरी एक बात मान लो, तुम यहां से निकल जाओ, बटालियन तक पहुंचो और सबको बताना हमारी कंपनी ने कैसी लड़ाई लड़ी है। मैं यहीं मरना चाहता हूं। 3:30 से 8:15 बजे तक चली इस भीषण लड़ाई के बाद रेजांग ला का मैदान ऐसा लग रहा था मानो किसी ने जमीन पर इंसान ही नहीं बल्कि खिलौनों की लाशें बिखेर दी हों। चारों तरफ भारतीय और चीनी सैनिकों के शव पड़े थे। मेजर शैतान सिंह की लगभग पूरी यूनिट खत्म हो चुकी थी। 13 कमाऊ रेजिमेंट के 124 जवान में से 113 जवान शहीद हो चुके थे, लेकिन बदले में उन्होंने चीन के 1300 से ज्यादा सैनिक मार गिराए थे। और रेजांग ला पर ही चीन को इतना बड़ा नुकसान हुआ कि उन्होंने लद्दाख की तरफ आगे कदम नहीं बढ़ाए, बल्कि उल्टे वापस चले गए। इस तरह मेजर शैतान सिंह और उनकी बटालियन ने पूरे लद्दाख को चीन के हमले से बचा लिया। खैर, सूबेदार रामचंद्र यादव उस वक्त बहुत ज्यादा घायल नहीं थे और वो मेजर को चीनी सैनिकों के हाथ नहीं लगने देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मेजर शैतान सिंह को किसी तरह उठाया, उन्हें एक खड्डे में लेकर लुढ़क गए। वहां से करीब 800 मीटर तक वो अपने मेजर को कंधों पर उठाकर चलते रहे। आखिरकार एक बड़े पत्थर के पास उन्होंने मेजर शैतान सिंह को लिटा दिया और सुबह ठीक 8:15 बजे मेजर शैतान सिंह ने आखिरी सांस ली। इस तरह वो भारत माता के लिए वीर गति को प्राप्त हुए। सूबेदार यादव ने उनके दास्ताने वहीं छोड़ दिए। उनके शरीर पर बर्फ डाल दी ताकि चीनी सैनिक उनकी नजर उन तक ना पहुंचे। इसके बाद जब उन्हें दूर से एक जीप आती हुई दिखाई दी तो वो उस पर बैठकर नीचे हेडक्वार्टर की तरफ निकल गए। ये कहानी मेजर शैतान सिंह और उनकी 13 कमाऊ रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के उन 123 जाबाज सैनिकों की है जिन्होंने देश के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी और भारत माता का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शौर्य गाथा का सच सामने आने में 3 महीने लग गए। बदकिस्मती से शुरुआत में देश को ये पता तक नहीं था कि रेजांग ला में उन 113 वीरों के साथ असल में क्या हुआ था। जानी मानी सैनिक इतिहासकार और भारतीय सेना के परमवीर चक्र विजेताओं पर लिखी मशहूर किताब द ब्रेव की लेखिका रचना बिष्ट रावत बताती हैं, उस समय लोगों को ये अंदेशा तक होने लगा था कि ये सैनिक शायद युद्ध बंदी बन गए। धीरे धीरे उनके नाम के आगे एक तरह का काला दाग लग गया। उन्हें कायर कहा जाने लगा। यहाँ तक कि अफवाह फैल गई कि वे डर के मारे लड़ाई से भाग गए थे। रचना बिष्ट रावत आगे बताती हैं कि जो 2-3 सैनिक जिंदा लौटे उनके साथ समाज ने बेहद अमानवीय व्यवहार किया। लोगों ने उनका हुक्का पानी बंद कर दिया। उनके बच्चे को स्कूलों से निकाल दिया गया। महीनों तक उन परिवारों ने ताने सहे। अपने वीर गति को प्राप्त हुए अपनों के लिए भी आप शब्द सुने और फिर इस उम्मीद में बैठे रहे कि शायद उनके बेटे, उनके भाई सरहद से लौट आएंगे। लेकिन फिर फरवरी 1963 में बैटल ऑफ रेजांग ला का सच देश के सामने आया। जब ये पता चला कि ये सैनिक भागे नहीं बल्कि आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़े थे, इसके बाद भी सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक एनजीओ का बड़ा अभियान चलाना पड़ा ताकि देश समझ सके कि ये लोग कायर नहीं बल्कि असली हीरो थे।
रेजांग ला में लड़ने वाली चार्ली कंपनी का हर एक जवान हीरो था। अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके पार्थिव शरीर का जोधपुर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। वहीं बाकी शहीद जवानों की सामूहिक चिताएं रेजांग ला में बटालियन हेडक्वार्टर के सामने जलाई गई। आज भी रेजांग ला की उस बर्फीली धरती पर उनकी याद में एक स्मारक खड़ा है और कहा जाता है कि चीनी सैनिकों ने जब मेजर शैतान सिंह और भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और वीरता को देखा तो उन्हें सम्मान देते हुए अपनी बंदूकों को उल्टा टिकाकर और सिर झुकाकर सलामी दी थी। तो दोस्तों, अगर आपको भी मेजर शैतान सिंह और उनकी 13 कमाऊ रेजिमेंट के उन 124 जवानों पर गर्व है जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक युद्ध का मैदान नहीं छोड़ा और चीनी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, तो उनके सम्मान में कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय जवान का नारा जरूर लगाइए। साथ ही इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए ताकि इन वीरों की वीर गाथा हर भारतीयों तक पहुंचे। और ऐसी ही रोंगटे खड़ी कर देने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।